हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का यूट्यूब ट्यूटोरियल में स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम प्राचीन भारत के पहले साम्राज्य मगध साम्राज्य के तीसरे वंश नंद वंश एवं उसके महत्वपूर्ण शासक महापद्म नंद के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। देखते हैं। वस्तुतः हम इस वीडियो लेक्चर के तहत पृष्ठभूमि से शुरुआत करते हुए नंद वंश के बारे में एवं उसकी उत्पत्ति के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही इस वंश के सर्वाधिक प्रतापी एवं मगध की सीमाओं को हिमालय से विंध्याचल पर्वत श्रृंखला के मध्य तक फैलाने के लिए प्रसिद्ध महापद्म नंद के बारे में चर्चा करेंगे। उसकी विजयों की परिचर्चा करेंगे। महापद्म नंद के विभिन्न उत्तराधिकारियों के बारे में परिचर्चा करेंगे। साथ ही हम ये देखेंगे कि इतिहासकारों में उत्तराधिकारियों के विषय में किन किन प्रकार के विवाद है, और अंत में हम ये देखेंगे कि अंतिम नंद वंश के शासक धननंद की क्या भूमिका रही, एवं हम यह भी देखेंगे या यह भी टटोलने का प्रयास करेंगे कि भारतीय इतिहास में नंद शासकों को किस तरीके से उनकी विरासत के रूप में याद किया जाता है। आइए हम इन सभी बिंदुओं के बारे में विस्तृत परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। नंद वंश प्राचीन भारत का बहुत महत्वपूर्ण वंश था, जिसने 5वीं-4वीं शताब्दी में उत्तरी भारत के विशाल भूभाग पर शासन किया। नंदों के इतिहास की जानकारी का हमें विवरण पुराणों में भी मिलता है और जैन और बौद्ध ग्रंथों में भी मिलता है। साथ ही कुछ यूनानी इतिहासकारों के विवरणों से प्राप्त होता है। यद्यपि सभी स्रोतों में कोई पूर्ण या एकमत नहीं है, तथापि इतना निश्चित है कि नंद शासकों की अधिकांश प्रवृत्तियां भारतीय शासन परंपरा के विपरीत थी। वस्तुतः हम ये कह सकते हैं कि तत्कालीन साहित्य, जिसमें यूनानी, जैन, बौद्ध एवं पुराण भी है, इन सभी में सूचनाएं बिखरी हुई एवं कुछ कुछ स्तरों पर एक दूसरे के विरोधाभासी है। लेकिन इन सभी को जोड़कर ही हम एक कागज तैयार कर सकते हैं, जिससे नंद वंश के इतिहास की कुछ कुछ रेखाएं हम धुंधलेपन को कम करते हुए खींच सकते हैं। पुराणों में इसे महापद्म या महाबोधि वंश के में उग्रसेन कहा गया है। पुराण महापद्म नंद को शिशुनाग वंश के अंतिम राजा महानंदीन की शुद्रा स्त्री के गर्भ से उत्पन्न पुत्र के रूप में बताते हैं। विष्णु पुराण में भी कहा गया है कि महानंदी की शुद्रा से उत्पन्न महापद्म अत्यंत लोभी एवं बलवान तथा दूसरे परशुराम के समान क्षत्रियों का विनाश करने वाला सिद्ध रहा। जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में भी उसे नापित अर्थात नाई के पिता या वैश्य माता का पुत्र कहा गया है। आवश्यक सूत्र के अनुसार नापित दास, नाई का दास। महावंश टीका में नंदों को अज्ञात कुल का बताया गया है, जो डाकुओं के गिरोह का मुखिया था, और उसने उचित अवसर पाकर ही मगध की सत्ता पर अधिकार कर लिया होगा। यूनानी लेखक कार्टियस लिखता है कि सिकंदर के समय वर्तमान नंद राजा का पिता वास्तव में अपनी स्वयं की कमाई से अपनी शुदा शांत न कर सकने वाला एक नाई था, जिसने अपने रूप सौंदर्य से शासन करने वाले राजा की रानी से प्रेम प्राप्त कर राजा की निकटता भी प्राप्त कर ली। फिर विश्वासपूर्ण ढंग से उसने राजा का वध कर डाला और उसके बच्चों की देखरेख के बहाने राज्य को ही हड़प लिया। फिर उन राजकुमारों को मार डाला और वर्तमान राजा को पैदा किया। इससे कुछ भिन्न विवरण डियोडोरस का है, जिसके अनुसार धननंद का नाई पिता अपनी सुंदरता के कारण रानी का प्रेम पात्र बन गया और रानी ने अपनी व्रतपति की हत्या करवा दी और अपने प्रेमी को ही राजा बनवा दिया। यूनानी लेखकों के वर्णन से हम स्पष्टतः कह सकते हैं कि वर्तमान राजा था, जिसकी पहचान धननंद से की गई, उसके पिता महापद्म नंद था, जो कार्टियस के कथा अनुसार नाई जाति का था। महाबोधि वंश में भी महापद्म का नाम उग्रसेन मिलता है और उसके पुत्र का नाम धननंद सिकंदर का समकालीन था। इन अनेक संदर्भों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नंद वंश के राजा नाई जाति के शूद्र थे। अब हम नंद वंश के प्रतापी एवं सबसे महान शासक महापद्म नंद के बारे में परिचर्चा की शुरुआत करते हैं। महापद्म नंद वंश का प्रथम और बहुत शक्तिशाली शासक था। पुराण उसकी गिनती शिशुनाग वंश में ही करते हैं, किंतु बौद्ध एवं जैन अनुश्रुतियों में उसे नए वंश नंद वंश का प्रारंभ करता बताया गया है। पुराणों में कलयुग राज वृतांत खंड से पता चलता है कि महापद्म नंद अति लोभी, अति बलशाली, महाछत्रांक द्वितीय परशुराम के समान था, जो महापद्म, एक राठ, सर्व छत्रांक आदि उपाधियों से विभूषित था।
स्पष्ट है कि बहुत बड़ी सेना वाले उस राजा ने अपने समकालिक अनेक क्षत्रिय राजवंशों को समूल नाश करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और उनसे कठोरता पूर्वक धन भी प्राप्त किया। यह आश्चर्य ही नहीं कि उस अपार धन और सैन्य शक्ति से महापद्म नंद ने हिमालय और नर्मदा के बीच के सारे प्रदेशों को जीतने में उपक्रम किया और उसके जीते हुए प्रदेशों में इक्ष्वाकु के आसपास का कौशल राज्य पांचाल, उत्तर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरेली और रामपुर के प्रवर्ती क्षेत्र कौरव्य, काशी, हहे, गोदावरी के निकट अशमक एवं वितिहोत्र, दक्षिण पथ में अशमको और हेयो के मध्य का क्षेत्र कलिंग जो वर्तमान उड़ीसा में आता है, सूरसेन जो मथुरा के निकटवर्ती क्षेत्र, मिथिला बिहार में मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले के बीच वाले क्षेत्र, नेपाल की तराई तथा अनेक राज्य शामिल थे। भारतीय इतिहास में पहली बार ऐसे साम्राज्य की स्थापना हुई जिसका भूभाग या जिसका भूगोल हिमालय और विंध्याचल के बीच कहीं भी उसके शासन का उल्लंघन नहीं हो सकता था। इस प्रकार उसने पूरी भारतीय उपमहाद्वीप के एक बड़े भाग पर एक राष्ट्र राज्य के रूप में शासन किया। महापद्म नंद की इन पुराणोक्त विजयों की प्रामाणिकता हमें कथा सरित सागर ग्रंथ से भी मिलती है, खारबिल के हाथी गुम्फा अभिलेख से भी मिलती है, व मैसूर में प्राप्त कुछ अभिलेखों से भी हमें महापद्म नंद की इन विजयों के बारे में जानकारी मिलती है। खारबिल का हाथी गुम्फा अभिलेख महापद्म नंद की कलिंग विजय के संबंध में सूचना देता है कि नंद राजा कलिंग एक जैन प्रतिमा को या मूर्ति को मगध से उठा लाया था और उसने कलिंग में एक नहर का भी निर्माण करवाया था। मैसूर में 12वीं शताब्दी में विभिन्न लेखों में नंदों के द्वारा कुंतल जीते जाने का उल्लेख मिलता है। यूनानी लेखक के विभिन्न प्रकार के विवरणों से ज्ञात है कि अग्रमिस का राज्य पश्चिम में व्यास नदी था फैला हुआ था। निश्चित रूप से इस विस्तृत भूभाग को महापद्म नंद ने ही विजित किया था, क्योंकि परवर्ती नंद शासकों में किसी महत्वपूर्ण विजय के बारे में हमें सूचना नहीं मिलती है। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी, सक्सेसर ऑफ महापद्म नंद। पुराणों में महापद्म नंद के 8 पुत्र उत्तराधिकारी बताए हैं, किंतु महाबोधि वंश में जैसे बौद्ध ग्रंथ में उसके भाई बताए गए हैं। महापद्म नंद के उत्तराधिकारी थे, उनमें उग्रसेन, पंडुक, पांडुगति, भूतपाल, राष्ट्रपाल, गोभी पाषाणक, 10 सिद्धक, केवर्त, धनानंद। इसमें कोई विवाद नहीं कि सभी मिलकर संख्या की दृष्टि से नवनंद कहे गए। पुराणों में उन सबका राज्यकाल 100 वर्ष बताया गया है, 88 वर्ष तक महापद्म नंद का और 12 वर्षों तक उसके पुत्रों का। किंतु एक ही व्यक्ति के द्वारा 88 वर्ष शासन करना और 9 व्यक्तियों के द्वारा कुल मिलाकर 12 वर्ष शासन करना संभव नहीं है। सिंहली अनुश्रुतियों के अनुसार नंद वंशों के राज्यकाल लगभग 40 वर्ष रहा होगा और उस अगर सत्य माना जाए तो इसके अनुसार नंदों का शासनकाल 364 ईसा पूर्व से 324 ईसा पूर्व के मध्य रहा होगा। धननंद अंतिम नंद वंश का शासक। धननंद नंद वंश का अंतिम शासक था। उसे अग्रसैन्य या अग्रमस के नाम से कहा गया। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का सम्राट था, जिसकी विशाल और शक्तिशाली सेना के भय से या डर से यूनानी सिपाहियों ने पोरस से हुए युद्ध के बाद ही भारत के भूक्षेत्र पर आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यूनानी लेखकों के अनुसार धननंद के पास बहुत बड़ी सेना और बहुत अधिक संपत्ति थी। यूनानी इतिहासकार कार्टिस लिखता है कि नंदों की सेना में 2 लाख पैदल, 20,000 घुड़सवार, 2,000 रथ और 3,000 हाथी थे। उसका सेनापति भद्दशाल था और उसका साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी के तट तक और पश्चिम में सिंधु नदी से लेकर पूर्व में मगध तक फैला हुआ था। पूर्वी दक्षिणा पथ में कलिंग भी उसके साम्राज्य का ही एक सम्मिलित अंग था। महावंश टीका से ज्ञात होता है कि अंतिम नंद धनानंद एक लालची था, धन संग्रही शासक था और वह कठोर, लोभी, कृपण स्वभाव का व्यक्ति था। संभवतः इसी लोभी प्रवृत्ति के कारण उसे धननंद नाम से पुकारा गया। तमिल, संस्कृत, सिंहली ग्रंथों से भी उसकी अतुल संपत्ति की सूचना मिलती है। कथा सरित सागर के अनुसार नंदों के पास 11 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। कहा गया है कि अपनी असीम शक्ति और संपत्ति के बाद धनानंद जनता का विश्वास प्राप्त नहीं कर सका और जनता नंदों के विरुद्ध हो गई थी। इतिहासकार प्लूटार्क भी लिखता है कि चंद्रगुप्त सेंड्रोकोटस मौर्य ने सिकंदर से मिलकर उसकी नीच कुल उत्पत्ति और जनता में अप्रियता की बात कही थी। संभव है धनानंद को उखाड़ फेंकने के लिए चंद्रगुप्त ने उस विदेशी आक्रमणकारी का उपयोग भी करने का प्रयास किया।
मुद्रा राक्षस में से भी पता चलता है कि धनानंद के द्वारा अपमानित होकर ब्राह्मण चाणक्य ने अपनी कूटनीति से क्षत्रिय चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से धनानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य को मगध का शासक बनाया। संभवतः ईसा पूर्व 324 में चंद्रगुप्त और चाणक्य ने एक भीषण युद्ध में धनानंद की हत्या करवाकर उसके वंश का ही अंत कर दिया था। नंद राजाओं का महत्व। यह नंद शासकों की भारतीय इतिहास में एक विरासत है, तो वो विरासत क्या है इसके बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। नंद राजाओं का शासन भारतीय इतिहास के पृष्ठों में एक सामाजिक क्रांति जैसा है। यह भारत में सामाजिक राजनीतिक आंदोलन को एक महत्वपूर्ण पहलू है। सामाजिक दृष्टि से यह निम्न वर्ग के उत्कर्ष का प्रतीक है। नंद वंश के शासकों को उनकी शूद्र कुलोत्पत्ति के कारण वर्ण व्यवस्था परक भारतीय समाज में अप्रिय घोषित किया गया, इसमें कोई संदेह नहीं है। इतिहासकारों को नंदों की प्रवृत्तियां परंपरा विरुद्ध दिखाई पड़ती है, जबकि नंद पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने भारतवर्ष के राजनीतिक एकीकरण की प्रक्रिया को अत्यंत जोरदार ढंग से आगे बढ़ाया था। नंदों का राजनीतिक महत्व इस तथ्य में निहित है कि इस वंश के शासकों ने उत्तर भारत में सर्वप्रथम एक छत्र शासन की स्थापना की थी। महापद्म नंद पहला ऐसा शासक था जिसने गंगा नदी घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण करके विंध्य पर्वत के दक्षिण तक अपनी विजय पताका फहराई। नंदों को इस बात का भी श्रेय जाना चाहिए कि उन्होंने एक ऐसी सेना तैयार की थी जिसका उपयोग परवर्ती मगध राजाओं ने भी विदेशी आक्रमणकारियों को रोकने तथा भारतीय सीमा में अपने राज्य का विस्तार करने में किया। नंद राजाओं के समय में मगध राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली तथा आर्थिक दृष्टि से बहुत अधिक समृद्धशाली बन गया था। नंदों की अतुल संपत्ति को देखकर यह अनुमान करना स्वाभाविक है कि हिमालय पार के देशों के साथ उनका व्यापारिक संबंध था। साइबेरिया की ओर वे स्वर्ण मंगवाते थे। मगध की आर्थिक समृद्धि ने राजधानी पाटलिपुत्र को भी शिक्षा साहित्य का बहुत प्रमुख केंद्र बना दिया। व्याकरण के प्रमुख आचार्य पाणिनि महापद्म नंद के मित्र थे और उन्होंने पाटलिपुत्र में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करी थी। वर्ष उपवर्ष वर रुचि कात्यायन जैसे विद्वान भी नंद काल में उत्पन्न हुए। नंद शासक जैन मत के पोषक थे और उन्होंने अपने शासन में कई जैन मंत्रियों को नियुक्त किया। इनमें प्रथम मंत्री कल्प था, जिसकी सहायता से महापद्म नंद ने समस्त शत्रुओं को विनाश किया, और शक्ताल तथा स्थूलभद्र धनानंद के जैन मतावली आमत्य थे। मुद्रा राक्षस से भी नंदों का जैन मतानुयायी होना सूचित होता है। इस प्रकार बुद्धकालीन राजतंत्रों में मगध की अंतर्गतवा सर्वाधिक शक्ति संपन्न साम्राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। नंद राजाओं के काल में मगध साम्राज्य राजनीतिक तथा सांस्कृतिक दोनों ही दृष्टि से प्रगति के पथ पर बहुत आगे निकल गया था। इस प्रकार इस वीडियो लेक्चर के तहत हमने ये समझने का प्रयास किया कि नंद वंश कौन था, नंद वंश की उत्पत्ति किस तरीके से हुई, वे किस जाति से संबंध रखते थे, उनका शासन काल कितनी अवधि तक रहा। फिर हमने ये देखा कि नंद वंश के प्रतापी शासक महापद्म नंद का किस तरीके से विजय अभियान रहा और हिमालय से विंध्य तक के क्षेत्र पर उसका संपूर्ण अधिकार था। इसी क्रम में हमने ये देखा कि अंतिम नंद शासक धनानंद की क्या भूमिका रही, क्यों वह अलोकप्रिय हो गया, और अंत में हमने ये देखा कि नंद वंश भारतीय इतिहास की विरासत में किस तरीके से याद किया जाता है।